दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों जैसा कि हम जेपीएससी के पेपर 1 के सिलेबस को देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो है सेक्शन एच के अंतर्गत जो है जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों एक दो प्रश्न नहीं, बिल्कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों हम जो है आज की इस वीडियो में आज से ह्यूमन राइट्स को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ह्यूमन राइट्स को 2 से 3 वीडियो में कवर कर लेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुविध प्रकृति के प्रश्न, जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकारों का इतिहास जो है इंग्लैंड के संसदीय मैग्ना कार्टा 1215 से जुड़ा माना जाता है। दोस्तों मानव अधिकारों का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, ये इंग्लैंड के संसदीय मैग्ना कार्टा 1215 से जुड़ा माना जाता है। दोस्तों 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में स्वतंत्रता और समानता के नारे और 1789 की फ्रेंच क्रांति का आधार स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व की भावना कालांतर में मानवाधिकारों का आधार बन गया। ठीक है, 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में स्वतंत्रता और समानता के नारे लगे और 1789 ईस्वी में जो है फ्रेंच क्रांति का आधार जो था, क्या आधार था? स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व की जो भावना है, ये यही जो है आगे जाकर जो है मानवाधिकार का बेस बनता है, मानवाधिकार का आधार बनता है। दोस्तों 17वीं और 18वीं सदी में सामाजिक समझौते के राजनीतिक चिंतकों ने यह तर्क दिया कि राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व ही व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त थे। ठीक है दोस्तों, तो 17वीं और 18वीं सदी में सामाजिक समझौते के राजनीतिक चिंतकों ने यह बयान दिया, यह तर्क दिया कि राज्य के अस्तित्व में आने से पहले ही व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त थे। दोस्तों अगर हम जॉन लॉक की माने तो जॉन लॉक के अनुसार राज्य के पूर्व प्राकृतिक दशा में व्यक्ति को 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, जॉन लॉक के अनुसार राज्य के पूर्व प्राकृतिक दशा में व्यक्ति को कितने प्रकार के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे? तो 3 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहला है जीवन, दूसरा है स्वतंत्रता और तीसरा है संपत्ति। क्या है? संपत्ति। तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जो है उन्हें प्राप्त थे। दोस्तों इस प्रकार जो है जॉन लॉक ने पहली बार प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों पहली बार प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया? तो जॉन लॉक ने। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में लॉक के विचारों की गहरी छाप दिखाई पड़ती है। ठीक है, अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में लॉक के विचारों की गहरी छाप दिखाई पड़ती है। तो अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में किसके विचारों की गहरी छाप दिखाई पड़ती है? तो जॉन लॉक के विचारों की गहरी छाप दिखाई पड़ती है। दोस्तों रूसो, मिल्टन, ब्लैकस्टोन, टॉप्सपेन जैसे महान दार्शनिक ने भी प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया था। ठीक है, किसने किसने? रूसो ने भी, मिल्टन में भी, ब्लैकस्टोन ने भी और टॉप्सपेन जैसे महान दार्शनिकों ने भी प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया था। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों को सुव्यवस्थित करने का व्यवहारिक प्रयास जो है 1945 के बाद संभव हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के साथ ही मानव अधिकारों को उसके प्रमुख उद्देश्य में शामिल किया गया और संपूर्ण विश्व में मानव अधिकारों की स्थापना हेतु प्रयास किए गए। दोस्तों ठीक है, दोस्तों हुआ ये कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जो है मानवता का काफ़ी हनन किया गया। दोस्तों इसीलिए मानवता को बनाने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 में जारी किया था। दोस्तों ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने मानव अधिकार घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 में जारी किया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने मानव अधिकार घोषणा पत्र को कब, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कब लागू किया? ठीक है, कब जारी किया? तो इन्होंने अपना जो मानव अधिकार घोषणा पत्र जो है ये 10 दिसंबर 1948 में जारी किया। कब किया? 10 दिसंबर 1948 में। दोस्तों इसी दिन से मानवाधिकार दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। दोस्तों इसी दिन से 10 दिसंबर से ही जो है मानवाधिकार दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर पे।
चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद रखे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद रखे गए हैं? तो 30 अनुच्छेद रखे गए हैं। दोस्तों इसमें मानव के मूलभूत अधिकारों व स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है। ठीक है, इन 30 अनुच्छेदों में मानव के मूलभूत अधिकारों व स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की घोषणा पत्र 1966 में लागू की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को घोषणा पत्र 1966 में लागू किया गया। कब किया गया? 1966 में। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की घोषणा पत्र कब लागू की गई? तो 1966 ईस्वी में। दोस्तों अधिकारों का वैधानिकता सिद्धांत के प्रतिपादकों में बेथम का नाम आता है। ठीक है, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत के प्रतिपादकों में, किसमें? वैधानिक सिद्धांत के प्रतिपादकों में बेथम का नाम आता है। दोस्तों अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रमुख विद्वानों में मैकावार, एडमंड बर्क का और सर हेनरी मैन का नाम आता है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रमुख विद्वानों में, ठीक है, किसके? ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रमुख विद्वानों में मैकाइवर, एडमंड बर्क और सर हेनरी मैन का नाम आता है। ठीक है, वैधानिक सिद्धांत के प्रतिपादकों में बेथम का नाम आता है और ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रमुख विद्वानों में मैकाइवर, एडमंड बर्क और सर हेनरी मैन का नाम आता है। अधिकारों पर प्रमुख मंतव्य। सबसे पहला है बोसांख्य अधिकार। ये बोसांख्य अधिकार क्या है? तो व्यक्ति का ऐसा दावा है जिसे समाज द्वारा मान्यता दी जाती है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है। तो बोसांख्य अधिकार जो है व्यक्ति का ऐसा दावा है जिसे समाज द्वारा भी मान्यता दी जाती है और राज्य के द्वारा भी लागू किया जाता है। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र 1778 में आया। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र 1778 में आया। कहा गया कि व्यक्ति जो है जन्म से स्वतंत्र एवं समान है। ठीक है, क्या कहा? अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा पत्र 1778 में कि व्यक्ति जो है जन्म से स्वतंत्र एवं समान है। अगर हम बोसांख्य अधिकार की बात करें तो यह व्यक्ति का एक ऐसा दावा है जिसे समाज द्वारा मान्यता दी जाती है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है। और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र 1778 में कहा गया कि व्यक्ति जो है जन्म से स्वतंत्र एवं समान है। नेक्स्ट, टी.एच. ग्रीन। दोस्तों अधिकार व्यक्ति द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की वह शक्ति है। टी.एच. ग्रीन के अनुसार अधिकार जो है व्यक्ति द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की वह शक्ति है, वह पावर है जो समाज समुदाय द्वारा इस शर्त पर सुनिश्चित की जाती है कि वह इन कार्यों से समुदाय का भला करेगा। ठीक है, तो टी.एच. ग्रीन के अनुसार जो है अधिकार जो है ये व्यक्ति द्वारा अपने उद्देश्यों को, ठीक है, प्राप्त करने की वह शक्ति, वह पावर है जो सामाजिक समुदाय द्वारा इस शर्त पर सुनिश्चित की जाती है, इस शर्त पर सुनिश्चित की जाती है कि वह इन कार्यों से समुदाय का भला ही करेगा। अगर हम अर्नेस्ट बार्कर की माने, ठीक है, अर्नेस्ट बार्कर की माने तो अर्नेस्ट बार्कर का कहना है कि अधिकार न्याय की उस सामान्य व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित है। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार अधिकार जो है ये न्याय की उस सामान्य व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून जो है आधारित हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के बीच नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के बीच नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। दोस्तों विख्यात जर्मन आदर्शवादी दार्शनिक कांट का कहना था, किसका? ठीक है, विख्यात जो है बहुत ही फेमस जर्मन आदर्शवादी दार्शनिक कांट का, किसका? कांट का क्या कहना था? कांट ने कहा कि लोगों के पास अधिकार इसलिए है क्योंकि वे धरती पर एक साथ रहते हैं। मतलब दार्शनिक कांट का ये कहना था, जर्मन आदर्शवादी दार्शनिक कांट का ये कहना था कि लोगों के पास अधिकार इसलिए है क्योंकि वे धरती पर एक साथ रहते हैं। लॉस्की के मत में अधिकार मानव जाति की ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यता
कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। लॉस्की के मत में अधिकार मानव जाति की ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके बिना जो है सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय चिंतक कौटिल्य आर्थिक अधिकारों के साथ साथ नागरिक व कानूनी अधिकारों के बारे में वर्षा की है। ठीक है, तो भारतीय चिंतक कौटिल्य आर्थिक अधिकारों के साथ साथ नागरिकों व कानूनी अधिकारों के बारे में चर्चा की है। दोस्तों 1966 में नागरिक व राजनीतिक अधिकारों तथा सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए गए। ठीक है, 1966 में नागरिक व राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों, ठीक है, दो प्रकार के समझौते हुए, ठीक है, से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए गए। इन्हें 1976 में लागू किया गया। ठीक है, कब लागू किया गया? 1976 में इन्हें लागू कर दिया गया। दोस्तों भारत ने इन दोनों ही समझौते पर हस्ताक्षर किए। किस किस समझौते पर? 1966 में नागरिक व राजनीतिक अधिकारों, एक समझौता ये था नागरिक व राजनीतिक अधिकार का, और दूसरा समझौता था सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार का। तो इन दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर, ठीक है, जो 1976 में लागू हुआ, भारत ने हस्ताक्षर किया था। दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे मानव अधिकारों का आखिर किस प्रकार वर्गीकरण किया जाता है। पहला है प्रथम पीढ़ी के अधिकार, दूसरा है द्वितीय पीढ़ी के अधिकार, और हमारा तीसरा है तृतीय पीढ़ी के अधिकार। तो मानव अधिकारों का मुख्यतः जो है 3 प्रकार में वर्गीकरण किया गया है। पहला है प्रथम पीढ़ी के अधिकार, दूसरा है द्वितीय पीढ़ी के अधिकार, और तीसरा है तृतीय पीढ़ी के अधिकार। अगर हम प्रथम पीढ़ी की बात करें तो प्रथम पीढ़ी के अधिकार स्वतंत्रता से जुड़ी है। प्रथम पीढ़ी के जो अधिकार है ये किससे जुड़ी हुई है? स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। यह मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा के अनुच्छेद 3 से 21 तक में निहित है। अगर हम प्रथम पीढ़ी के अधिकार की बात करें तो इन अधिकारों में साफ जो है स्वतंत्रता से जुड़ी बातें कही गई है। यह मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा के अनुच्छेद 3 से 21 तक है। ठीक है, अधिकारों की स्वतंत्रता की बात जो है 3 से 21 तक है, 3 से 21 तक में निहित है। नागरिक व राजनीतिक अधिकार प्रथम पीढ़ी के अधिकार माने जाते हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकार जो है ये प्रथम पीढ़ी के अधिकार माने जाते हैं। तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी का अधिकार जो है किससे जुड़ी है? स्वतंत्रता से जुड़ी है। यह जो है किस अनुच्छेद में है? तो 3 से 21 तक के अनुच्छेद में है। ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा की, ठीक है, किसमें? मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा के अनुच्छेद 3 से 21 तक में निहित है। और नागरिकों व राजनीतिक अधिकार प्रथम पीढ़ी के अधिकार माने जाते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय पीढ़ी के अधिकार। दोस्तों द्वितीय पीढ़ी के अधिकार समानता से संबंधित है। प्रथम पीढ़ी का अधिकार स्वतंत्रता से, और द्वितीय पीढ़ी का अधिकार जो है ये समानता से संबंधित है। दोस्तों इन्हें मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 22 से 27 तक निहित किया गया है। तो अगर हम द्वितीय पीढ़ी की बात करें तो द्वितीय पीढ़ी जो है ये द्वितीय पीढ़ी में जो अधिकार है ये समानता से संबंध रखता है, और इन्हें मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 22 से 27, ठीक है, 22 से 27 तक में निहित किया गया है। दोस्तों ये मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। यह जो है मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। दोस्तों अगर हम आगे बात करें तीसरी पीढ़ी की, ठीक है, तो दोस्तों तीसरी पीढ़ी के जो अधिकार है ये बंधुत्व से संबंधित है। किससे संबंधित है? बंधुत्व से, जिसमें सामूहिक अधिकार आते हैं। ये अधिकार व्यक्ति समूह तथा राज्य के बीच संबंध को बढ़ाता है। ठीक है, तीसरी पीढ़ी से संबंधित है बंधुत्व। प्रथम पीढ़ी से संबंध है स्वतंत्रता, द्वितीय पीढ़ी से संबंधित है क्या? समानता, और तृतीय पीढ़ी से, तीसरी पीढ़ी से संबंधित है बंधुत्व। दोस्तों जिसमें सामूहिक अधिकार आते हैं। ये अधिकार व्यक्ति समूह तथा राज्य के बीच संबंध को बढ़ाता है। किसके बीच? व्यक्ति समूह तथा राज्य के बीच संबंध किस पीढ़ी के अधिकार में आता है? तो तीसरी पीढ़ी के अधिकार में आता है, जो बढ़ाता है। इसमें विकास का अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार आदि शामिल है। इसमें जो है विकास का अधिकार और आत्मनिर्णय का अधिकार जो है शामिल है तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत।
अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ और मानव अधिकार के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ और मानवाधिकार ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। दोस्तों 10 दिसंबर 1948 में मानवाधिकार योजना पत्र जारी किया गया। तो मानव अधिकार योजना पत्र कब जारी किया गया? तो 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानव अधिकार योजना पत्र जारी किया गया। सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारों का घोषणा जो है ये पत्र 1966 पे आया। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारों का घोषणा पत्र 1966 में आया। फिर नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र जो है ये भी 1966 में आया। फिर व्यक्तिगत अधिकारों का प्रोटोकॉल, ठीक है, ये कब आया? 1966 में। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारों का घोषणा पत्र 1966 में आया और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र भी 1966 में आया और व्यक्तिगत अधिकारों का प्रोटोकॉल कब आया? 1966 में। दोस्तों अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत का सबसे प्रमुख चिंतक इंग्लैंड के टी.एच. ग्रीन को माना जाता है। ग्रीन के चिंतन पर जर्मन आदर्शवादी हेंगल और कांट का गहरा प्रभाव था। अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत का सबसे प्रमुख चिंतक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड के टी.एच. ग्रीन को माना जाता है। दोस्तों टी.एच. ग्रीन को ही अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत का सबसे प्रमुख चिंतक माना जाता है। ग्रीन के चिंतन पर जर्मन आदर्शवादी हेगल और कांट का गहरा प्रभाव पड़ता है, दिखता है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है, UNHRC के बारे में पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये JPSC के लिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। दोस्तों 15 मार्च 2006 को, ठीक है, कब? 15 मार्च 2006 को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई मानवाधिकार परिषद का गठन का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, कब? तो 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया। तो इस परिषद के कुल 47 सदस्य देश हैं। तो इस परिषद के कितने सदस्य हैं? देश हैं, तो 47 सदस्य देश हैं। इन सदस्यों का चयन जो है महाद्वीपों के अनुसार किया जाता है। इन सदस्यों का चयन जो है किसके अनुसार किया जाता है? महाद्वीप के अनुसार किया जाता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC ने मानव अधिकार आयोग का स्थान लिया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC ने मानव अधिकार आयोग का स्थान लिया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा जवाब क्या होगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के वर्तमान तथा पूर्व सदस्य देशों की सूची है ये। ठीक है, अफ्रीकी देश 13वां, दूसरा एशियाई देश 13, पूर्वी यूरोपियन देश 6। ठीक है, अफ्रीकी देश कितने हैं? तो 13 है। एशियाई देश कितने हैं? तो 13 है। पूर्वी यूरोपियन देश कितने हैं? तो 6 हैं। और लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देश कितने हैं? 8 है। और पश्चिमी यूरोपियन देश जो है 7 हैं। तो दोस्तों टोटल कितने देश हैं? 47 देश हैं। ठीक है, अफ्रीकी देश के 13, एशियाई देश के 13, पूर्वी यूरोपियन, ठीक है, एशियाई देश के 13 और पूर्वी यूरोपियन देश के 6, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देश के 8 और पश्चिमी यूरोपियन देश के 7, कुल मिलाकर 47 है। इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष निर्धारित किया गया है? तो 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। दोस्तों 19 जून 2006 को परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई। ठीक है, 19 जून 2006 को, कब? तो 19 जून 2006 को परिषद की प्रथम बैठक जो है ये 19 जून 2006 को आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि नई परिषद स्थायी है। ये जो नई परिषद है ये स्थायी है तथा
तथा प्रत्यक्ष रूप से महासभा के अधीनस्थ है। तथा ये प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीनस्थ है? महासभा के अधीनस्थ है। यह कहीं भी एवं किसी भी देश में मानव अधिकारों के उल्लंघन का गहन विश्लेषण कर सकेगी। तो दोस्तों 19 जून 2006 को परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि नई परिषद स्थायी है तथा प्रत्यक्ष रूप से महासभा के अधीनस्थ है। यह कहीं भी एवं किसी भी देश में मानव अधिकारों के उल्लंघन का गहन विश्लेषण कर सकेगी। दोस्तों, इसका कार्य सार्वभौमिक, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठ एवं सृजनात्मक अंतर्राष्ट्रीय संवाद के सिद्धांतों के अंतर्गत निर्देशित होगा। यह कहीं भी एवं किसी भी देश में मानव अधिकारों के उल्लंघन का गहन विश्लेषण कर सकेगी। इसका कार्य सार्वभौमिक, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठ एवं सृजनात्मक अंतर्राष्ट्रीय संवाद के सिद्धांतों के अंतर्गत निर्दिष्ट होगा। दोस्तों, इसे समय पर सभी एजेंसियों एवं निकायों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, इसे समय पर सभी एजेंसियों एवं निकायों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ताकि मानव अधिकार उल्लंघन की व्यवस्थापरक ढंग से रोका जा सके। ज्ञातव्य है कि भारत मानवाधिकार परिषद का सदस्य है। दोस्तों, भारत मानवाधिकार परिषद का सदस्य है। दोस्तों, यह कहीं भी एवं किसी भी देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन का गहन विश्लेषण कर सकेगी और इसका कार्य जो है सार्वभौमिक, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठ एवं सृजनात्मक अंतर्राष्ट्रीय संवाद के सिद्धांतों के अंतर्गत निर्देशित होगा। इसे समय पर सभी एजेंसियों एवं निकायों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ताकि मानवाधिकार उल्लंघन की व्यवस्थापरक ढंग से रोका जा सके। ज्ञातव्य है कि भारत मानवाधिकार परिषद का सदस्य देश है। दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं मानव अधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। दोस्तों, मानव अधिकार की सार्वभौमिक उद्घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1948 में अंगीकार की गई थी। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1948 में अंगीकार की गई थी। कब? 1948 में अंगीकार की गई थी मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा में। यह उद्घोषणा उन मानवाधिकारों के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अभिव्यक्तिकरण को दर्शाती है जो सभी मानवों को प्राप्त है। यह उद्घोषणा उन मानवाधिकारों के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अभिव्यक्तिकरण को दर्शाती है जो सभी मानवों को प्राप्त है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा। मानव अधिकार की सार्वभौमिक उद्घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1948 में अंगीकार की गई थी। यह उद्घोषणा उन मानवाधिकारों के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अभिव्यक्तिकरण को दर्शाती है जो सभी मानवों को प्राप्त है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस उद्घोषणा में 30 अनुच्छेद शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, इस उद्घोषणा में कितने अनुच्छेद शामिल हैं? तो 30 अनुच्छेद शामिल हैं जिन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। 30 अनुच्छेदों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। उद्घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? तो 30 अनुच्छेद हैं जिन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। इनका विश्लेषण नीचे किया गया है। दोस्तों, पहले 2 अनुच्छेदों में सभी मानवाधिकारों को रेखांकित करने वाले मूलभूत सिद्धांत शामिल हैं। अगर हम पहले 2 अनुच्छेदों की बात करें तो इनमें जो है सभी मानव अधिकारों को रेखांकित करने वाले मूलभूत सिद्धांत शामिल हैं। दोस्तों, ये जो अनुच्छेद हैं ये इस प्रकार हैं। अगर हम पहले अनुच्छेद की बात करें, ये हमारा फर्स्ट अनुच्छेद है। हमारा पहला अनुच्छेद कहता है कि सभी मानव जो है जन्मजात स्वतंत्र है और गरिमा एवं अधिकारों की दृष्टि से समान है। दोस्तों, अनुच्छेद 1 में क्या डाला? उन्होंने ये डाला कि सभी मानव जो है जन्मजात स्वतंत्र है, वो जन्म के साथ ही स्वतंत्र है और गरिमा एवं अधिकारों की दृष्टि से हर गरिमा और हर अधिकारों की दृष्टि से समान है। अनुच्छेद 2 हमसे क्या कहता है? अनुच्छेद 2 में क्या डाला गया? नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य मत
राष्ट्रीय या सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म या अन्य दर्जा जैसे किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना प्रत्येक को सभी मानवाधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त है। अनुच्छेद 2 में क्या डाला है दोस्तों? नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य मत, राष्ट्रीय या सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म या अन्य दर्जा जैसे किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना प्रत्येक को सभी मानवाधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त है। दोस्तों अनुच्छेद 3 से 21 क्या कहता है? दोस्तों अनुच्छेद 3 से 21 नागरिक व राजनीतिक अधिकार शामिल है। ये इस प्रकार के हैं। 3 से 21 में क्या है? नागरिक व राजनीतिक अधिकार है। दोस्तों अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 3 में क्या है? जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। दोस्तों अनुच्छेद 4 में फिर क्या है? अनुच्छेद 4 में है दासता और अधिसेवता से मुक्ति। दासता और अधिसेवता से मुक्ति है अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 3 में है जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 5 की बात करें तो अनुच्छेद 5 में उत्पीड़न और अमानवीय दंड से मुक्ति, उत्पीड़न और अमानवीय दंड से मुक्ति अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 में है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में पहचान का अधिकार। कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में पहचान का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 6 में। दोस्तों हमारा अनुच्छेद 7 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। दोस्तों कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में पहचान का अधिकार है अनुच्छेद 6 में, और कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 में न्यायिक उपचार का अधिकार है। न्यायिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 8 में है। दोस्तों अनुच्छेद 9 में क्या है फिर? तो अनुच्छेद 9 में स्वेच्छाचारी बंदीकरण और निर्वासन से मुक्ति। स्वेच्छाचारी बंदीकरण और निर्वासन से मुक्ति है अनुच्छेद 9 में। तो फिर दोस्तों अनुच्छेद 10 में क्या है? अनुच्छेद 10 में मुकदमों के निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार है। मुकदमों की निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 10 में। दोस्तों दोषी सिद्ध न होने तक निर्दोष बने रहने का अधिकार है अनुच्छेद 11 में। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 11 में दोषी सिद्ध न होने तक निर्दोष बने रहने का अधिकार है। दोस्तों अनुच्छेद 12 में क्या है? तो निजता और प्रतिष्ठा का अधिकार है अनुच्छेद 12 में। संचरण का अधिकार कहाँ है? तो संचरण का अधिकार है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 12 में है निजता और प्रतिष्ठा का अधिकार, अनुच्छेद 13 में है संचरण का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 14 में है शरण लेने का अधिकार। शरण लेने का अधिकार है अनुच्छेद 14 में, संचरण का अधिकार है 13 में, निजता और प्रतिष्ठा का अधिकार है 12 में, दोषी सिद्ध न होने तक निर्दोष बने रहने का अधिकार है अनुच्छेद 11 में। दोस्तों राष्ट्रीयता का अधिकार है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में ही राष्ट्रीयता का अधिकार है। अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें तो विवाह एवं पारिवारिक सुरक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में विवाह एवं पारिवारिक सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 17 में जो है निजी संपत्ति का अधिकार है। निजी संपत्ति का अधिकार किसमें है? तो अनुच्छेद 17 में है दोस्तों।